तो लोगों ने सर वीडियो बना के डाले हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो मैंने सुन के बड़े शॉक्ड था कि यार मैंने तो इस गाड़ी को बड़े हाइट पे भी चलाया हुआ है और बड़े चलाया तो मैंने भी है इस गाड़ी को, ऐसा कभी इसने ऐसा फील नहीं कराया। फिर क्योंकि सीएनजी वाला फैक्टर खत्म हो जाता तो फिर मैं वेन्यू पे चला जाता। बट मुझे पता नहीं कल को 1 साल बाद मेरी जॉब फिर दिल्ली हो जाए, फिर मैं 100 किलोमीटर चलाऊं, फिर मैं गाड़ी तो चेंज नहीं फिर मैं गाड़ी तो बदलूंगा नहीं एक बार में। ईवी तब सेंसिबल है जब आपके घर पे चार्जिंग की व्यवस्था हो, तब अर्बन यूजर्स के मेट्रो सिटीज के हिसाब से ये पर्पस पूरा करती है, क्योंकि बट वहाँ पे कोई आपको पता नहीं लगेगा आपका कौन सर्विस एडवाइजर है। बल्कि मेरी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगता है अगर कल को इशू आ गया तो यार यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, मतलब मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा 2 दिन। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए जिसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, और वो गाड़ी ली है हमारे साहिल जी ने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। आपसे सारा एक्सपीरियंस लेंगे, क्यों ली, चलाने के बाद कैसा फील हो रहा है। 6000 किलोमीटर के आसपास उन्होंने ये गाड़ी चला दी है। वो कौन सी गाड़ी है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, इधर देखिए आपको नज़र आएगी टिगोर। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई। इसका कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये है सीएनजी में और साथ के साथ एएमटी में। साहिल जी सर मैं ऑटोमेटिक तो मेरी रिक्वायरमेंट थी, हाँ। तो बट मुझे जब पता लगा कि इसमें सीएनजी भी मिल जाएगा तो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज हो गया। तो मैंने कहा कि चलो वाई टू गो विद द डिजायर और रमेश, तो मैंने इसको चूज कर लिया। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? मैं सर मारुति रिट्ज चला रहा था। और कितने साल से चला रहे थे? मैंने 5 साल चलाई लगभग उसे। तो वो सेकंड हैंड कार थी, मैंने सीखने के पर्पज से ली थी, बट वो मैंने चलाता गया, मेरी रनिंग कम थी कोविड में। तो फिर जब लगा कि अब इसके 15 साल होने वाले हैं तो उसे निकालना पड़ेगा, तो मुझे अपग्रेड करना था। तो मैंने काफ़ी गाड़ियां देखी, तो मुझे 10 से नीचे ही लेनी थी, ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करना था। तो उसमें मुझे 10 से नीचे यही सबसे वैल्यू फॉर मनी लगी, कंसीडरिंग सिटी रनिंग, कंसीडरिंग हाईवे रनिंग, और प्लस में सेफ्टी जो है टाटा की वो तो बेस्ट है ही है। अगर ये गाड़ी नहीं होती तो आपके पास अभी कौन सी गाड़ी होती 10 लाख से नीचे? फिर मैं जाता वेन्यू पर या डिज़ायर पर, तो मेरी बस ये थी गाड़ी। अच्छा, वेन्यू पेट्रोल या डीजल? सर पेट्रोल पे ही जाता फिर मैं, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक मेरी प्रेफरेंस थी, क्योंकि मुझे कि मेरी वाइफ भी गाड़ी चलाना सीख रही है, तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक तो था ही था। तो डिज़ायर का एएमटी भी ठीक है और रिलायबल गाड़ी है, मैंने चलाई हुई है। वेन्यू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी थोड़ा, जो उसका डीसीटी वाला मुझे पसंद आ रहा था, उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा था अच्छा खासा। अच्छा। तो वो मुझे 1190 1180 में मिल जा रही थी बिना सनरूफ वाली। तो डिज़ायर भी 9.5-10 की पड़ रही थी, तो मैं शायद वेन्यू पे चला जाता सर। फिर क्योंकि सीएनजी वाला फैक्टर खत्म हो जाता तो फिर मैं वेन्यू पे चला जाता। वेन्यू ना लेने का रीज़न कहीं ना कहीं थोड़ा माइलेज वाला भी इशू है, उसमें सिटी में वो 11-12 से ऊपर देती नहीं है। तो मतलब मेन फैक्टर ये रहा कि आपको एएमटी के साथ सीएनजी मिल रहा था, तब आप इस गाड़ी में गए। मान लीजिए डिज़ायर में एएमटी प्लस सीएनजी होता तो भी सर मैं इसमें ही जाता, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि अब मेरे माइंड में ये था कि जैसे मान लो मेरी वाइफ गाड़ी चलाएगी, वो कहीं इधर उधर ठोकेगी या कहीं लगेगी, तो इस गाड़ी पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। डिज़ायर से मुझे थोड़ा ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अगर वो चलाएगी और उससे कहीं ठुक गई तो वो उल्टा हमें ही थोड़ा नुकसान ज़्यादा कर सकती है एज कम्पेयर टू द टाटा। मुझे एक बात बताइए, डिज़ायर एएमटी आपने चलाई, हाँ जी, और ये चलाई एएमटी में, हाँ जी, तो किसका एएमटी ज़्यादा बढ़िया था? सर मुझे तो देखो इसका थोड़ा 19 वैसे तो बराबर ही था, बट इसका मैं 20 मानूंगा उससे थोड़ा सा, मुझे जो चला के लगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसे सीएनजी का बेनिफिट दूंगा सर, क्योंकि वो पेट्रोल में जैसा चल रही है और जो सीएनजी में चल रही है तो उसके एट पार ही चल रही है। तो और कोई मैंने जो चढ़ाई पे भी चलाई है और वैसे भी ग्राउंड क्लियरेंस और रफ एंड टफ भी चलाई है, तो एट पार ही है सर। और सीएनजी लगा के अगर एट पार चल रही है तो मैं इसे बेटर कहूंगा। इसको कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए? सर 6 महीने हो गए। 6 महीने में आपने 6000 चला दी? हाँ जी। साल मतलब महीने में आपकी 1000 किलोमीटर चल रही है। क्या आपको सीएनजी की नीड थी? सर देखो नहीं भी थी। देखो मैंने ये सोच के लिया है कि गाड़ी लेते हैं हम 10-12 साल के लिए लेते हैं, तो आज चाहे मेरी रनिंग 1000 है कम है, क्योंकि कई बार क्या होता है मेरी जॉब बीच में दिल्ली हो गई थी, तो मेरा डेली का 100 किलोमीटर का रन हो गया था। अच्छा। तो वो बाय चांस वो बीच में चेंज हो गया शेड्यूल। तो बट मुझे पता नहीं कल को 1 साल बाद मेरी जॉब फिर दिल्ली हो जाए, फिर मैं 100 किलोमीटर चलाऊं, फिर मैं गाड़ी तो चेंज नहीं फिर मैं गाड़ी तो बदलूंगा नहीं एक बार में, और एक बार में लूंगा। और मेरी वाइफ को जो सीख रही है उसका रन डेली का 70 किलोमीटर का है, तो वो भी एक माइंड में था कि यार कल को ये अच्छे से ट्रेंड हो गई तो ये चलाएगी तो 70 किलोमीटर तो इसकी चलनी है, बाकी मैं चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा। तो अगर लगेगा कि एक दूसरी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तब थोड़ी वैसी गाड़ी ले लेंगे, मतलब जिसमें बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और ये अपनी लोकल के लिए एज ए बाइक की तरह
हम इसको चलाते रहे, सोचना ना पड़े, बस गाड़ी चलाते हुए जब माइंड में वो आ जाता है ना कि यार पेट्रोल डबल लगेगा और सीएनजी, तो वो एक फैक्टर है सर कहीं ना कहीं। इसको जब आप खाली करने के बाद टैंक को जब आप रिफिल कराते हैं ठीक ठाक प्रेशर में, कितनी गैस आती सर है? 9 किलो आ जाती है। 9 किलो में ही कितने किलोमीटर चलती है? लगभग सिटी में तो सर 250 और हाईवे में 280-290 है। मतलब ठीक ठाक एवरेज दे रही है आपको आपके? बहुत बढ़िया दे रही है सर, मैंने इतना सोचा नहीं था कि AMT में मुझे इतनी एवरेज मिल जाएगी, तो इसलिए मुझे तो एवरेज पर्सपेक्टिव से तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन को इसने एक्सीड ही किया है। आपको किन किन फीचर्स की कमी लगती है और क्या क्या होना चाहिए इसमें? सर इसमें एक तो रियर AC वेंट्स होने चाहिए, जो मुझे लगता है कि बिग मिस है एक, जो कि कंपटीशन दे रहा है। हाँ। आपका डिज़ायर में भी आते हैं वो, और जो हुंडई की ऑरा आती है उसमें भी आते हैं वो। और देखो जैसे गर्मियाँ बढ़ते जा रही है ना, ये टिगोर में शुरू से डिसएडवांटेज है कि पीछे जो बैठते हैं ना एक्सट्रीम गर्मियों में, तो उनको कूलिंग महसूस नहीं होती, काफ़ी टाइम लगता है। और आपको वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होते? क्योंकि होती है सर, रेड चलाई है आपने। बहुत होती है सर, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी वाइब्रेशन है इसमें, क्योंकि मारुति के 4 सिलेंडर इंजन तो साइलेंट है ऑलमोस्ट। उनका तो कई बार स्टार्ट में भी मैं सेल्फ मार देता था कि यार पता नहीं होता था कि खड़ी गाड़ी में बंद है या ऑन है। देखो कुछ भी हो, ये गाड़ी कुछ सोच समझ के जरूर बनाई गई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लो रनिंग कॉस्ट चाहिए होता है और साथ के साथ कन्वीनियंस भी चाहिए होता है, और ये खरी भी उतर रही है। तो ऐसी गाड़ी के लिए हमें ऐसा परफ्यूम चाहिए जो कि खरा उतरे इस गर्मी के मौसम में। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और गाड़ी के अंदर का माहौल भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसमें इन्वॉल्व 1 का सिट्रस। इसको खोलते ही आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी फ्रेग्रेंस आएगी जैसा कि कोई नींबू पानी पी रहा है, उस टाइप की। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग रहेगा और आपको अच्छा लगेगा इतनी चिलचिलाती गर्मी में। और ये स्पिल प्रूफ भी है और काफ़ी लंबा भी चलता है। और आपको चाहिए अगर जल्दी तो जेप्टो से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं और इनके पास बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस है आपके टेस्ट के हिसाब से। परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? परफॉर्मेंस सर, मुझे परफॉर्मेंस में जो सेगमेंट में है उस सेगमेंट के हिसाब से कोई कमी नहीं लगी परफॉर्मेंस में। तो मतलब आपको एक बार अंदाजा हो गया कि आपकी गियर शिफ्टिंग कैसी है गाड़ी की, तो उस हिसाब से आप इसको रेव कर सकते हो। हेड नॉट्स तो हैं थोड़े बहुत, जब भी गियर चेंज हो रहे हैं ना गाड़ी के, मामूली से आपको फील होते हैं। बट आप एक चीज़ ये भी सोचो कि गाड़ी CNG में चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको पेट्रोल में लेकर आता हूँ तो भी अब देखो ना, इसकी जो AMT है इसका उतना ज़्यादा रिफाइन नहीं है। अगर हम जैसे हुंडई से कंपेयर करें या फिर मारुति से कंपेयर करें, बट हाँ आपका जो पर्पज़ है उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर रही है। और आपको क्या लगता है कि यार ये जो टाटा ने सोचा था, सोच के जो गाड़ी बनाई थी, अपने पर्पज़ को सॉल्व कर रही है? आप क्या चाहते थे इससे? सर देखो, अगर मैं गाड़ी को चलाने की और यूटिलिटी की प्योरली बात करूं, फीचर्स को छोड़ के, तो मेरे हिसाब से उन्होंने गाड़ी बहुत ही सही बनाई है। अर्बन यूज़र्स के, मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से ये पर्पस पूरा करती है, क्योंकि आपको इस बजट में AMT प्लस CNG इस रेट में आता नहीं है। और इसमें प्लस सर मुझे तो सारे फीचर मिल गए ऑलमोस्ट, जो कि 1-2 एक्स्ट्रा ही मिल गए हैं। पुश बटन स्टार्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये वैल्यू फॉर मनी हो ही जाती है। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेज आपको हर गाड़ी में करने पड़ते हैं, इसमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे किसी दूसरी में कुछ करना पड़ेगा, बट उन सबको ओवरऑल पैकेज में देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है सर। अब बात यहाँ पर ये आती है ना कि अगर इन्होंने ऑप्शन देना था AMT प्लस CNG का, तो बाकी CNG गाड़ियों में भी देना चाहिए था। शुरुआत में सुनने को आ रहा था कि नेक्सॉन CNG में भी आएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने दिया नहीं। अब हो सकता है कि इन गाड़ियों की सेल्स जो है उतनी खास नहीं है, तो AMT प्लस CNG की वजह से हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि थोड़ा सा ऊपर जाए। अब देखो सिटी में ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट रहती है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। आप उतना ज़्यादा मतलब मज़े लेते हुए चला नहीं सकते सिटी के अंदर। तो जिस हिसाब से बिहेव करता है, जिस हिसाब से परफॉर्म करता है AMT के साथ, वो मोर देन सफिशिएंट। अगर आप हाईवे में जाते हो तब आपको थोड़ा सा ओवरटेकिंग के टाइम पे वहाँ पर थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। जो आपने कहा वो होता है कभी कभी, आप सही कह रहे हो कि कई बार इरिटेशन होती है आपको। बट हाँ, अब क्या है कि सर मैंने 5-6 हज़ार किलोमीटर चला ली है, तो मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया इसकी गियर शिफ्टिंग का। आप ऐसा कह सकते हो कि जब मुझे पता है कि मुझे ओवरटेक करना है तो मैं इसके पूरा पंजा दबाता हूँ तो एक गियर नीचे चली जाती है ये। बट और ग्राउंड क्लियरेंस में सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पंच के टक्कर की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। मैंने बहुत खराब रास्ते गुड़गांव में आपने देखा होगा
सब रास्तों से मैंने निकाला हुआ है इसे सर। अच्छा। कभी भी आज तक नीचे से टच नहीं हुई है ये, कभी भी। और इसकी राइड क्वालिटी और सस्पेंशन सर पंच में तो ऐसे है भी नहीं। मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने पंच चेक किया, हाँ। मुझे इस पंच इसके बराबर लगी ही नहीं सर। अब देखो कई लोग ना मुझे सवाल पूछते हैं कि टियागो ईवी या फिर AMT CNG ली जाए। अब मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पर चार्जिंग आपको मिल जाती है क्या हर पार्किंग में? नहीं मिलती सर, नहीं मिलती। मैं अपने दोस्त के वहाँ रुका हुआ था एक दिन, लगभग वहाँ पॉपुलेशन होगी उस सोसाइटी की लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास। मुझे पार्किंग लॉट में एक भी ईवी नहीं दिखी, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं सोसाइटीज़ के अंदर आपको एक सेपरेट चार्जर लगाने के लिए। और एक गाड़ी ईवी थी, चार्ज हो रही थी, तो उनका एक पब्लिक चार्जर सा बनाया था जहाँ पर वो पे कर रहे थे, वो चार्ज कर रहे थे। जिसको वहाँ पर 10 ईवी हो जाए तो वहाँ पर तो चार्ज करना मुश्किल हो जाए। तो वहाँ पर उस कंडीशन में ये गाड़ी ज़्यादा सेंसिबल है। ईवी तब सेंसिबल है जब आपके घर पे चार्जिंग की व्यवस्था हो, तब आपको सस्ती भी पड़ेगी। ये 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पड़ती होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, इतने है ना, चाहे हाईवे हो। हाँ जी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो राइट। तो ईवी को अगर आप हाँ जी। रखेंगे ऐसी कंडीशन में और आप फास्ट चार्जर या स्लो चार्जर में भी चार्ज करोगे, वो आपको 2 से 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ये है कि आप लंबा जा सकते हो, आपको CNG नहीं मिल रही है तो आप गाड़ी को पेट्रोल में चला सकते हो, ये बेनिफिट है इसका। तो आप तब ईवी को कंसिडर बिल्कुल भी मत करना अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ पर आपको अलाउ नहीं करते सोसाइटी वाले की आप अपने सेपरेट चार्जर लगा पाएँ अपनी पार्किंग में। हिल्स में कभी लेकर गए हो गाड़ी? हिल्स में सर अभी मैं लेके नहीं गया हूँ। मेरे को हिल्स में भी एक बार मतलब मैं लेके जाऊँगा, ऐसे मसूरी साइड या किसी भी इधर, तो एक बार थोड़ा वहाँ पे भी टेस्टिंग करके आऊँगा मैं इसकी। मैंने सुना है लोगों से कि ये फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ती है, तो ऐसे कुछ लोग वीडियो बना के डाले हुए हैं। बट मैंने यहाँ पे बहुत सारे वैसे हिल्स पे नहीं, फ्लाईओवर पे क्यों नहीं चढ़ती है? लोगों ने सर वीडियो बना के डाले हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो मैंने सुन के बड़े ही शॉक्ड था कि यार मैंने तो इस गाड़ी को बड़े हाइट पे भी चलाया हुआ है और बड़े चलाया तो मैंने भी है इस गाड़ी को, ऐसा कभी इसने ऐसा फील नहीं कराया कि फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ रही है। CNG AMT में उनका था सर कि टाटा एक्सपेरिमेंट करता है CNG AMT बना के, जो कि और नहीं कर रहा वो करना चाहता है। तो उस पर्पस के लिए वो वीडियो थी, उसमें काफी रिनाउंड यूट्यूबर बैठे हुए थे। तो मेरे को थोड़ा बात जमी नहीं, बाकी मैंने ना 2-3 ओनर्स को तो मैं भी जानता हूँ जो चला रहे हैं और 15,000 के आसपास चला दिया है। टियागो CNG भी है, उन्होंने कभी ऐसी दिक्कत बताई नहीं कि फ्लाईओवर में नहीं चढ़ रही है गाड़ी। वो तो काफी लंबा भी चलाकर आ गए, हिमाचल वगैरह घूम के आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो डिजायर भी 3 सिलेंडर हो गया है सर, वो भी वैसा ही हो गया काइंड ऑफ 4 सिलेंडर। 3 सिलेंडर हो गया तो थोड़ा सा पंच डिजायर में ना इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके, ठीक है। इसका जो गियर शिफ्टिंग है ना, थोड़ी सी और क्विक हो जाती तो थोड़ा सा मजा और बढ़ जाता। अब देखो पॉइंट A से पॉइंट B में जाने के लिए बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, तो ये देखो जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसी पर्पज से ले रहे हैं कि मुझे तो यार पॉइंट A से पॉइंट B जाना है और मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े कंफर्ट में, राइट, ठीक, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। वैल्यू भी बिल्कुल सही है। सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है, आप गए कभी? अभी सर 2000 वाली ही थी अभी। हाँ। तो मैं उसमें तो वैसे कोई सर्विस होती नहीं है बिल्कुल, बट वो सर वैसा ही है टाटा का कि वहाँ पे कोई पूछता नहीं है, आप चले जाओ वहाँ पे। अच्छा। उनको बुलाते रहो कि भाई इसकी एक DRL नहीं चल रही है, बट हाँ ठीक है उन्होंने कर दी ठीक, बट वहाँ पे कोई आपको पता नहीं लगेगा आपका कौन सर्विस एडवाइजर है, कौन आपका मैकेनिक ठीक कर रहा है। DRL भी बंद हो चुकी है क्या इसकी? एक सर मैंने, हाँ मैं बताता हूँ, मैंने गाड़ी ली थी, तो मैं कहीं जा रहा था किसी रिलेटिव के यहाँ, तो हम पहुंचे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी एक DRL नहीं चल रही है। तो हार्डली 1 महीना हुआ था गाड़ी को, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार ये क्या हुआ। तो फिर मैं जब गया 1-1.5 महीने बाद इसके टाटा के 2000 वाली सर्विस कराने, तो पहले तो यही हुआ कि 2000 क्रॉस कर गई है, हम नहीं करेंगे, कि हम तो 2000 से नीचे करेंगे। अच्छा। मैंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ करना नहीं होता, बट आपका तो कॉल आ रहा था मेरे पास कि करवा लो। अब 2000 क्रॉस हो गया तो आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो मुझे आपने कॉल ही क्यों किया? तो वो फिर वो माने, फिर उन्होंने, मैंने कहा आपका DRL नहीं चल रहा, फिर उन्होंने उसको दिखवाया। फिर उसके बाद सर वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र को मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, बट मुझे सर्विस एडवाइज़र ही नहीं मिल रहा।
उसके ऊपर और 3-4 कस्टमर लगे हुए हैं कि भाई पहले हमारा क्लियर कर दो, हमारा कर दो। तो वो पूरा केओस हो रखा था वहाँ पे सर। अच्छा। सर्विस सेंटर में आई डोंट नो कि उनके पास कस्टमर ज़्यादा हैं, स्टाफ कम है या क्या रीज़न है, नहीं पता। बट वो एक्सपीरियंस नहीं आ पा रहा था कि कोई कस्टमर जा रहा है तो उसकी बात सुनी जाए, उसको टाइम दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 कस्टमर उस पर ऑलरेडी प्रेशर बना के खड़े हुए थे कि हमें सुबह से शाम हो गई, आप हमारा पहले करके दो। तो फिर मैंने इवन अपनी गाड़ी सर बीच में से ही DRL ठीक करा के निकाल ली कि भाई अब मेरे को धुलवानी नहीं है गाड़ी, मुझे कुछ नहीं करना, तुम मेरे और 4 घंटे खराब कर दोगे और तब भी मेरे को फटाफट मेरा जो भी है बिल 0 है बना के दो। मैं बीच में से गाड़ी निकाल के उनकी लाइन में से ले आया सर, क्योंकि इतना वहाँ पे केओस हो रखा था। मेरा पूरी शाम मतलब मेरा पूरा सैटरडे खराब हो जाता अगर मैं वहाँ खड़ा रहता तो। बल्कि मेरी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगता है अगर कल को इशू आ गया तो यार यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, मतलब मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा 2 दिन। अभी तक सब कुछ बढ़िया है, DRL बंद हुई थी वो सही कर दी। हाँ। सर्विस में सुधार की जरूरत है और ये हर एक टाटा का कस्टमर आज की तारीख में कहने लग गया है, गाड़ी से संतुष्ट होने के बावजूद भी। राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनपुट मिले होंगे इस टिगोर iCNG के विद AMT। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू।